इज वेलकम टू पार्ट थर्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज के इस वीडियो में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है? व्हेन वन रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है तो वैसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पे ए एक रिएक्टेंट है जो रिएक्शन के बाद बी और सी प्रोडक्ट में टूट गया है। अब कैसे एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट सकता है? तो किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें एक फॉर्म में एनर्जी को देना होता है। अब हम एनर्जी तीन फॉर्म से दे सकते हैं, हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के और सनलाइट के फॉर्म में। अगर हम हीट दे करके किसी एक रिएक्टेंट को तोड़ते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा, और हम सनलाइट के प्रेजेंस में अगर किसी रिएक्टेंट को तोड़ रहे हैं तो वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। अब थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है आग में गर्म करके किसी चीज़ को तोड़ना। अब हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का ही दूसरा नाम है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। अब ये हाइड्रेटेड का मतलब क्या है? देखो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इसे हाइड्रेटेड कहते हैं। जब ये हट जाएगा तो इसे ही अनहाइड्रेटेड कहेंगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला होता है FeSO4.7 वाटर के मॉलिक्यूल्स। जब इसको हम आग में गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट अलग हो जाता है और 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो जाते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया है? वाटर हट जाने की वजह से इसी का नाम एनहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट कहलाया। एनहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को और ज़्यादा जब आग में गर्म करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा एंड SO2 और SO3 गैस रिलीज होगा। SO2 एंड SO3 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस पंजेंट स्मेल वाले गैस होते हैं और ये सफोकेटिंग स्मेल भी पैदा करते हैं। बर्निंग मैच स्टिक के जैसा ही इनका स्मेल होता है। इसी रिएक्शन को हम नीचे देख सकते हैं। जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म कर रहे थे वो ग्रीन कलर का था। गर्म करने के बाद इससे 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो गए और ये वाइट कलर में चेंज हो गया, और फिर इसे और ज़्यादा गर्म करने पे ये हमारा रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, जो हमारा क्या है? फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। साथ साथ दो गैस भी रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सफोकेटिंग एंड पंजेंट स्मेल वाले गैस होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के दौरान टेस्ट ट्यूब को अपने पार्टनर के माउथ की ओर ना रख करके ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना चाहिए और वाफ्टिंग करके, यानी हाथ की मदद से उसे क्या करना चाहिए? वाफ्टिंग करते हुए स्मेल को लेना चाहिए कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को आग में गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट का ही दूसरा नाम है लाइमस्टोन और कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम का इस्तेमाल हम सीमेंट मेकिंग में करते हैं। हीटिंग लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को जब हम आग में गर्म करते हैं तो क्या होता है? लेड नाइट्रेट को जब आग में गर्म करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड देता है, NO2 गैस एंड O2 गैस भी रिलीज करता है। अब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 का होल ट्वाइस, जो वाइट कलर का होता है। इसे आग में गर्म करने के बाद ये हमारा येलो रेसिड्यू में बदल जाता है। साथ साथ NO2 ब्राउन फ्यूम्स यानी ब्राउन कलर के धुएं के रूप में निकलता है, जो हमारा क्या होता है? बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल होता है। और NO2 एसिडिक इन नेचर होता है। एसिडिक इन नेचर होने की वजह से ये ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है। इस रिएक्शन को करने के दौरान PbNO3 का होल ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट को जब हम टेस्ट ट्यूब में गर्म करेंगे तो क्रैकिंग साउंड सुनाई देगा, कट करने की आवाज़ भी हमें सुनाई देगी। और ये कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? क्योंकि हम इसे आग में गर्म करते हैं यानी हीट देते हैं तो रिएक्शन होता है। किसी भी रिएक्शन में जब हीट देना पड़ता है तो वो रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो लेड नाइट्रेट को जब हम आग में गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड मिलता है, जो हमारा येलो रेसिड्यू है, NO2 गैस मिलता है एंड O2 गैस मिलता है। इस रिएक्शन को आप इसी तरीके से बैलेंस फॉर्म में लिखिएगा और याद रख लीजिएगा NO2 के आगे 4 बिठा करके ही बैलेंस करना है। आगे बढ़ते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन हमारा खत्म होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या करते हैं? किसी एक रिएक्टेंट को दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में तोड़ते हैं। और हमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में बस एक ही पढ़ना है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हमें पहले ये सेटअप बैठाना होगा। एक मग चाहिए जिसमें हम क्या करेंगे? 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स को फिट करेंगे। रॉड को फिट करने के बाद हम क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके इसी रॉड पर फिट करेंगे
और इसे वायर्स की मदद से 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करेंगे। कैथोड टर्मिनल हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है, एनोड टर्मिनल हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और यहाँ पे स्विच लगा देंगे। फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करेंगे तो टेस्ट ट्यूब में हमें कुछ बबल्स उठते हुए दिखेंगे। ये बबल्स हमें बताता है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ गैस इवॉल्व हो रही, गैस निकल रही है। अब कौन सा गैस किस पे निकल रहा है, इसके लिए हम कुछ टेस्ट करेंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगी। कैथोड जो है हमारा टर्मिनल, इस पे हमें क्या, कौन से गैस रिसीव हो रहे हैं, हमें कैथोड टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस रिसीव हो रहे हैं। और इसका पता हम कैसे लगाएंगे, तो कोई भी बर्निंग कैंडल को या मैचस्टिक को हम यहाँ लेके जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ ये एक्सटिंग्विश हो जाएगा। पॉप साउंड के साथ ये मैचस्टिक या फिर कैंडल बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कंबशन का सपोर्टर नहीं होता है, आग को वो बढ़ाने का काम नहीं करता है। एनोड टर्मिनल पे हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई बर्न मैचस्टिक को या फिर कैंडल को हम जब इस टर्मिनल के पास लेके जाएंगे तो वो और ज़्यादा ब्राइटली, और ज़्यादा चमक के साथ जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस कंबशन का सपोर्टर होता है। ऑक्सीजन गैस कंबशन का सपोर्टर होता है, इसीलिए वो क्या होगा, और ज़्यादा ब्राइटली जलने लगेगा। अब देखिए नोट में यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्योर वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों, देखिए प्योर वाटर जो है पुअर कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, इसीलिए हमें मतलब प्योर वाटर इस रिएक्शन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर ले रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है या फिर नमक ऐड करना है, तभी ये क्या हो पाएगा, वहाँ पे फ्री आयंस देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अवेलेबल होगा, तभी जो है ये रिएक्शन परफॉर्म हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टाइप हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हम सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं, जिसके लिए मैं 2 एग्जांपल है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है, सिल्वर और ब्रोमीन गैस अलग हो जाता है। अब देखिए इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ हम क्या करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं, और इसे हम स्टोर करते हैं ब्लैक कलर के बॉटल में। क्यों ब्लैक कलर के बॉटल में स्टोर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो है सनलाइट के प्रेजेंस में आते ही सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा है जिसका हम क्या करेंगे, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको ब्लैक कलर के बॉटल में प्रिजर्व करते हैं, या फिर ब्लैक कलर के बॉटल में हम इसको स्टोर करते हैं, क्योंकि ये सनलाइट के से प्रिवेंट हो सके, सनलाइट के प्रेजेंस में आते ही टूट ना जाए, ब्लैक कलर से प्रिवेंट करता है। इसी के साथ हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और पार्ट 1 पार्ट 2 देखना ना भूलें।